नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे आप सभी, उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। अवनिंद्र के सिंह, नितिन, सीमा, रूमा, माही, चांदनी, खुशबू, करी, सागर, अनमोल, दीपक, जूली, शैलेश, अरुण कुमार, संध्या, प्रियंका, नीलम, जितेंद्र, संगम, कमल, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, शस्त्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद तो यही होती है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। आप सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे और हम फिर अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको पढ़ा रही थी अकबर। आज अकबर जो है आपका फिनिश होने वाला है और ये 1556 से 1605 तक ये मैंने आपको बताया हुआ है अकबर का शासनकाल। और इसमें मैंने कल आपको लास्ट पढ़ाया था दिवेर का युद्ध। ठीक है, दिवेर का युद्ध पढ़ाया था। अब अकबर के वो अभियान जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी विजय अभियान उसने कब किए हैं बस इतना हम जान लेंगे। ठीक है बेटा जी, बहुत डिटेल में हमें बाकी अभियानों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैं बात करती हूं तो अकबर ने 1569 में किया था कालिंजर अभियान। ठीक है, कालिंजर अभियान किया था 1569 में। और बेटा जी 1569 में ही उसने किया था रणथंबोर अभियान। क्या किया था? रणथंबोर अभियान। यानी ये सारी जगह पर उसने अभियान किया अपने साम्राज्य को विस्तारित करने के लिए। तो 1569 में कालिंजर अभियान, 1569 में रणथंबोर अभियान। और बेटा जी 1570 में उसने क्या किया था? जैसलमेर। ठीक है, और यहां पे आपका बीकानेर, इन दोनों को जीता था। अगर मैं बोलूं तो इन दोनों के शासकों ने स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार की थी। इन दोनों के शासकों ने स्वेच्छा से मुगल अधीनता स्वीकार की। मुगल अधीनता स्वीकार की। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जैसलमेर और आपका बीकानेर दोनों को कब इसने अपने अंडर कर लिया था? तो आप कहोगे कि मैम 50-70 में। बहुत ज़्यादा बेटा इनको डिटेल में नहीं पढ़ना है। अब जो हमें डिटेल में पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है 1572 में इसने किया था बच्चा गुजरात अभियान। कौन सा अभियान किया था? गुजरात अभियान किया था। और गुजरात अभियान को बेटा जी द्रुतगामी अभियान भी कहा जाता है। द्रुतगामी अभियान भी कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। द्रुतगामी अभियान क्यों कहा जाता है? क्योंकि अकबर ने गुजरात को 2 बार जीता था। मैं अगेन रिपीट करती हूं, इसे द्रुतगामी अभियान इसलिए कहा जाता है क्योंकि अकबर ने इसे 2 बार जीता था। ये आप ध्यान रखेंगे। अगर मैं आपसे यहां पर बात करती हूं, बेटा मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है कि मूल विधि की क्लास क्यों नहीं चल रही है, इसके विषय में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि सर ने आपको टेलीग्राम ग्रुप में जरूर इन्फॉर्म किया होगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में जरूर आपको इन्फॉर्म किया गया होगा सर के द्वारा कि भाई क्लासेस क्यों नहीं हो रही हैं। मेरे पास कारण नहीं है बेटा, बाकी आप कहेंगे तो कल मैं पता करके आपको जरूर बता दूंगी। ठीक है, तो गुजरात अभियान को क्या कहते हैं? द्रुतगामी अभियान भी मैम गुजरात अभियान को कहा जाता है। और अगर मैं बात करती हूं जिस समय अकबर ने यह अभियान किया था, यहां पर शासक कौन था? तो शासक था मुजफ्फर खां थर्ड। कौन था? मुजफ्फर खां थर्ड यहां पर गुजरात का शासक था। और इसका जो मंत्री था उसका नाम था एतमाद खां। एतमाद खां, ठीक है। और जैसे ही अकबर ने अभियान किया तो ये दोनों ने क्या किया? ये दोनों भाग गए। ठीक है, ये दोनों भाग गए। और जब ये दोनों भाग गए तो आपको मैं ये भी बता दूं, क्लास चलती है सर की मैम, क्लास चल रही है, ये देखिए। अब आपको यही नहीं पता होता कि आपकी क्लास क्यों नहीं, मतलब क्लास चल रही है या नहीं चल रही है। कम से कम बेटा जो क्लासेस चल रही हैं उन टीचर्स को तो मत बोला करो, कहीं ये भी तो नहीं पूछते तुम किसी बैच में कि हिस्ट्री की क्लास क्यों नहीं चल रही है।
मूल विधि की क्लास हुई है, सारे बच्चों ने कहा है। ठीक है, अब ये दोनों भाग गए, तो जब ये दोनों भाग गए तो भाई गुजरात पे किसका अधिकार हो गया? अकबर का। तो अकबर ने क्या किया? गुजरात की जिम्मेदारी किसको दे दी? तो मैम गुजरात की जिम्मेदारी जो दे दी अकबर ने, वो दे दी मिर्जा अजीज कोका को। किसको दे दी जिम्मेदारी? मिर्जा अजीज कोका। बताइए बेटा ये कौन था मिर्जा अजीज कोका? मिर्जा अजीज कोका को अकबर ने गुजरात को जीता और अकबर ने इसकी जिम्मेदारी मिर्जा अजीज कोका को दे दी। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि मिर्जा अजीज कोका को गुजरात की जिम्मेदारी दे दी, गुजरात का सूबेदार बना दिया। ठीक है, अब क्या हुआ यहां पे, जब अकबर ने जीतकर इसकी जिम्मेदारी मिर्जा अजीज कोका को दे दी, तो जो आपका मिर्जा अजीज कोका है, ठीक है, जब इसको जिम्मेदारी दी मतलब यहां का सूबेदार बना दिया था इसको, सूबेदार। अब इसके खिलाफ क्या कर दिया? इसके खिलाफ हो गया विद्रोह, इसके खिलाफ विद्रोह हो गया। ठीक है, जो असंतुष्ट लोग थे गुजरात में, जो इससे असंतुष्ट थे, उन लोगों ने क्या कर दिया? इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया। और जब यहां पे विद्रोह हुआ तो इसने क्या किया? इसने अकबर से मदद मांगी, इसने अकबर से मदद मांगी। और जब इसने अकबर से मदद मांगी तो बेटा जी अकबर दोबारा आपका जो कहां पर है? आगरा में फतेहपुर सीकरी में है। बहुत बढ़िया मैम, दूध बुहा भाई था, यानी जीजी अनगा का बेटा था। बहुत शाबाश, बहुत बढ़िया, जीजी अनगा का भाई, या जिन बच्चों ने बोला है दूध मुहा भाई, बिल्कुल सच बोला है ना। मदद मांगी तो अकबर जो है वो अकबर दोबारा गुजरात आया। अकबर कहां आया? अकबर दोबारा गुजरात आया और विद्रोह को दबाया, आया और विद्रोह को दबाया। यानी अकबर कितनी बार आया गुजरात? 2 बार, और विद्रोह को दबाया। कहा जाता है कि वो 9 दिन के अंदर आपका फतेहपुर सीकरी से और कहां पहुंच गया था? गुजरात। इतनी तेजी से अकबर यहां पर आया था। तो अकबर दूसरी बार इसने क्या किया था? गुजरात का विजय किया था, यह आपको ध्यान रखना है। फतेहपुर सीकरी से अहमदाबाद गुजरात ये 9 दिन में पहुंच गया था। ठीक है, अब उसके बाद में बेटा जब अकबर गुजरात अभियान के लिए आया था, तो अकबर देखो, जब ये गुजरात अभियान के लिए आया तो अकबर पहली बार पुर्तगालियों से मिला था। अकबर पहली बार पुर्तगालियों से मिला। पुर्तगाली जो कि विदेशी शक्ति हुआ करते थे। ठीक है, भारत में आपके यूरोपियों में सबसे पहले आने वाले कौन थे? पुर्तगाली। और ये अकबर आपका पहली बार यहां पर मिला था, किससे? तो आप कहोगे कि मैम पुर्तगालियों से मिला था। ठीक है, उसके अलावा अकबर ने पहली बार समुद्र देखा था। इससे पहले उसने कभी समुद्र नहीं देखा था, पहली बार समुद्र देखा। यह भी एक बड़ा फैक्ट है। और लिखिएगा, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। किसने करवाया? मैम अकबर ने। ये आपका जीतने के विजय के उपलक्ष्य में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था बेटा जी गुजरात अभियान। ये क्या था बेटा जी? गुजरात अभियान। ठीक है, अगर हम आगे बात करते हैं तो गुजरात अभियान के बाद अब ये जाएगा बंगाल अभियान पर। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा 1576 बंगाल अभियान। 1576 बंगाल अभियान। और बेटा जी जिस समय इसने बंगाल अभियान किया है, बंगाल का शासक दाऊद खां कर्रानी। कौन था बेटा जी? जिस समय इसने किया है बंगाल पर, तो दाऊद खां कर्रानी मैम, दाऊद खां कर्रानी। ये था बेटा जी रूलर ऑफ बंगाल, बंगाल का शासक।
कौन? तो आप कहोगे दाऊद खां कर्रानी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब प्यारे बच्चे, जब यहाँ पे अभियान हुआ तो यहाँ पे हुआ एक युद्ध जिसे हम कहते हैं तूकारोई या बाजोरा या बेटा जी मोगल मारी का युद्ध। मोगल मारी का युद्ध हुआ था। ठीक है, किस किस के बीच हुआ होगा? मैम अकबर वर्सेस दाऊद खां कर्रानी। दाऊद खां कर्रानी, भाई इसने ऑब्जेक्शन किया अकबर के खिलाफ। इसने क्या किया? विद्रोह। मतलब एक तरीके से युद्ध कब होता है? जब सामने वाला लड़ता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ, और जब ये युद्ध हुआ तो जाहिर सी बात है कि अकबर की जीत हुई थी और दाऊद खां कर्रानी की हार हुई थी। और बेटा जी हार के बाद यहां पर कटक की संधि हुई थी। हार के बाद क्या हुआ था? कटक की संधि। और एक चीज ध्यान रखना बेटा जी कि जब संधि होती है तो जिस पार्टी की हार होती है, संधि उसके हिसाब से नहीं बल्कि जिसकी जीत होती है उसके हिसाब से संधि होती है। तो इसके बाद आप ध्यान में रखेंगे कि जब कटक की संधि हुई तो कटक की संधि से क्या कहा गया? कटक की संधि में कहा गया कि जो बंगाल और बिहार है, बंगाल और बिहार, ये किसको दे दिया जाएगा इस संधि के हिसाब से? मुगलों को। तो बंगाल और बिहार किसके पास चला गया? बेटा जी मुगलों के पास। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ कटक। ठीक है, और जो आपका एक भाग था ओडिशा, ओडिशा पर किसका अधिकार होगा? तो आप कहेंगे मैम ओडिशा पर अधिकार रहा दाऊद खां कर्रानी का। तो ये अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ आप कहोगे कटक, दाऊद खां कर्रानी, यहां पे इसका अधिकार हो गया। तो इस तरीके से अकबर ने क्या कर लिया? बंगाल अभियान किया। और आप ध्यान रखेंगे कि यहां पर शासक कौन था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर हम सिंपल लिखेंगे कि भाई अकबर ने जो है कश्मीर विजय कब की थी, सिंध विजय कब की थी। कश्मीर विजय से आपको केवल ध्यान रखना है कि अगर हम बात करेंगे, संधि मतलब होता है प्रीति एक तरीके से बेटा, एक तरीके का आपका आपस में दो लोगों के बीच में किसी भी चीज को लेकर समझौता सा होना। जैसे यहां पर जब दाऊद खां कर्रानी हार गया तो उसने अकबर के साथ संधि कर ली। संधि करने से क्या होता है कि जो झगड़ा होता है उसको यहां पे निपटाया जाता है, और संधि हमेशा जीते हुए इंसान के, जो जीतता है कोई भी युद्ध हो तो जिसकी जीत होगी उसी के हिसाब से संधि होगी। मतलब एक तरीके की सुलह होती है, ये दोनों के बीच में टाई अप होता है एक तरीके से कि भाई चलो ठीक है झगड़ा खत्म करते हैं, ऐसा ऐसा कर लेते हैं। उसको कहते हैं संधि, उसको कहते हैं ट्रीटी। ठीक है, संधि को इंग्लिश में कहते हैं बेटा जी ट्रीटी। बात समझ में आ गई? आगे देखिए, आगे हम किसकी बात कर रहे थे? कश्मीर अभियान। तो बेटा जी ये किया था इसने 1586 में, इसने किया था कश्मीर अभियान। 1586 में क्या किया है अकबर ने? आप कहोगे मैम कश्मीर अभियान। ठीक है, उसके बाद में बेटा जी 1591 में अकबर ने किया है सिंध विजय। सिंध विजय 1591 में सिंध विजय। और प्यारे बच्चे इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है 1600 में अहमदनगर का अभियान। 1600 में अहमदनगर अभियान इसने किया था। और आपको मैं बता दूं कि अहमदनगर अभियान बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर जो शासिका हैं, ठीक है, यहां पर जो शासिका हैं वो कोई मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि एक बच्चा शासक है, लेकिन उस बच्चे की जिम्मेदारी को संभाल रही हैं यहां पर शासिका चांद बीबी। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर ने जब विजय अभियान किए तो उस समय पर अहमदनगर में अकबर का सामना किससे हुआ था? तो बेटा जी चांद बीबी से हुआ था। ठीक है, चलो अब यहां पे देखो, जैसे कुछ बच्चे यहां पर कह रहे हैं कि भाई जो है
पाकिस्तान भारत से कितनी बार हार चुका है और फिर भी संधि नहीं मानता? वो नहीं मानता है। और अगर वो इतना ही मानता तो बेटा जी जो एक्टिविटीज वो करता है वो कभी करता ही नहीं। अभी आप देख रहे होंगे, आपने बहुत सुना होगा, दिल्ली में लेटेस्ट में ही अभी कितना बड़ी मात्रा में आरडीएक्स पकड़ा गया है। दिल्ली के लाल किले में बम ब्लास्ट किया गया है और वो किसी अनपढ़ व्यक्तियों ने नहीं किया है, पढ़े लिखे व्यक्तियों ने, जिसमें ज्यादातर डॉक्टर्स हैं, जिसमें महिला भी शामिल है। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि लोगों की मानसिकता जो है वो आपका पढ़ा लिखा होने के बाद भी नहीं बदल रही है। ठीक है, नहीं बदल रही है। तो अब हम 1600 में अहमदनगर की बात करते हैं, तो शासिका कौन है? शासिका है मैम चांद बीबी। शासिका कौन थी? चांद बीबी। तो अहमदनगर में अकबर का सामना किससे हुआ था? चांद बीबी से हुआ था। और जो चांद बीबी थी ये बेटा जी संरक्षिका थी एक तरीके से। किसकी संरक्षिका थी? तो ये थी बहादुर निजाम शाह की। बहादुर निजाम शाह, जो कि बेटा जी एक बच्चा था। एक्चुअल में शासक यही था, लेकिन क्योंकि ये बच्चा था तो इसकी संरक्षिका बनकर यहां शासन कौन कर रहा था? आप कहोगे चांद बीबी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अहमदनगर में अकबर के ने जब विजय अभियान किया तो शासिका कौन थी? आप कहोगे मैम चांद बीबी। उसके बाद में बेटा जी अकबर का आपका विजय अभियान लिखिएगा 1601 में असीरगढ़। 1601 असीरगढ़ का किला जीता। असीरगढ़ का किला जिसे खानदेश भी कहा जाता है। ठीक है, 1601 असीरगढ़ का किला जीता, जिसे हम खानदेश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जीता भी लिख लेना बेटा। हाँ बेटा जी, चांद बीबी अहमदनगर के शासक की बहन थी। कौन थी ये? अहमदनगर के शासक की बहन, शासक की बहन थी। और ये जो बच्चा था ये इन्हीं के भाई का था, तो अपने भाई के बच्चे की रक्षा कर रही थी ये। ठीक है नेहा, आपने पूछा कि इस बच्चे का चांद बीबी से क्या संबंध था, तो ये इसका भतीजा था चांद बीबी का। तो असीरगढ़ का किला जीता था प्यारे बच्चे। ठीक है, और ये क्या था? अकबर का अंतिम विजय अभियान। अकबर का अंतिम विजय अभियान रखना है। फिर लिखिएगा अकबर की मृत्यु। अकबर की मृत्यु। ठीक है, आपको पता है 1556 से 1605 तक शासन था है सिकंदरा आगरा में। ठीक है, सिकंदरा आगरा में अकबर का मकबरा है बेटा। जो इंपॉर्टेंट विजय अभियान थे वो मैंने ऑलमोस्ट आपको सारे कवर करवाए हैं। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं कि अकबर की मृत्यु हो गई है, तो मैंने आपको एक ट्रिक यहां बताई हुई है कि मैम बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, अकबर हो गया, अब हमें जहांगीर को पढ़ना है, क्योंकि अकबर के बेटे का नाम है जहांगीर। ठीक है बेटा, ऐसी तो कोई जानकारी नहीं मिलती है खुशबू जैसी आप कह रही हैं। ठीक है बेटा नेहा, एक बात बताओ, आप कह रहे हो लिख दिया करो किसने जीता। बेटा अकबर का चल रहा है तो अकबर ही तो जीत रहा है। और एक चीज और ध्यान रखना कि अकबर ने संपूर्ण अहमदनगर को नहीं जीता था, क्योंकि संपूर्ण अहमदनगर को जीता जाएगा 1633 में। क्या मैं बोल रही हूं कि अहमदनगर को संपूर्ण तरीके से जीता जाएगा 1633 में। अब अगर मैं, हाँ ओके, अभी पढ़ाऊंगी बेटा, नवरत्न पढ़ाऊंगी, रुक जाओ बेटा, 1 मिनट रुकना बस।
चलिए सॉरी बेटा, थोड़ा सा एक मिनट, अब आगे चलते हैं और अभी मैं पढ़ाऊंगी, अकबर के नवरत्न भी पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो ये हुआ, मेरा कहने का मतलब है कि अकबर के बाद अगला शासक कौन होगा? जहांगीर। तो हेडिंग डाल दो भाई, अकबर के नवरत्न। अकबर के नवरत्न कौन कौन थे, हम इनके बारे में जानकारी लेंगे। अकबर के नवरत्न, ठीक है, जल्दी से हेडिंग डाल दीजिएगा, अकबर के नवरत्न। तो बेटा जी पहला नाम किसका आएगा? मैम बीरबल। इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने ही दी थी। इनका रियल नेम क्या था? महेश दास, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनको दी गई थी राजा की उपाधि। राजा की उपाधि किसने दी थी? आप कहोगे मैम अकबर ने। अकबर ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी, इसलिए इन्हें राजा बीरबल भी कहा जाता है, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। बेटा हल्दी घाटी का युद्ध तो प्रियम चौहान में पढ़ा चुकी हूं बच्चा, आप कल की क्लास में नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद में सेकंड व्यक्ति कौन है? अबुल फजल। अबुल फजल, ये भी इनके नवरत्नों में शामिल थे, अबुल फजल, ठीक है। इनका जो जन्म स्थान है, प्लेस ऑफ बर्थ अबुल फजल का, वो माना जाता है कि आगरा में इनका जन्म हुआ था। आगरा इनका जन्म स्थान है, यह आपको ध्यान रखना है। इन्होंने क्या किया था? मैम इन्होंने बाइबिल का फारसी में अनुवाद किया था। बाइबिल का फारसी में अनुवाद, ठीक है, किसने किया था? तो आप कहोगे अबुल फजल ने। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट है मैम इनके बारे में कि जो अबुल फजल हैं, इन्होंने अकबरनामा की रचना की थी। अकबरनामा की रचना ये किसने की थी? तो आप कहोगे मैम अबुल फजल ने। और जो अकबरनामा है बेटा, इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में ये विभाजित है, ठीक है। और इसका जो तीसरा भाग है, इसका जो तीसरा भाग है उसे कहा जाता है आइन ए अकबरी। उसे क्या कहते हैं बच्चा? आइन ए अकबरी। इस अकबरनामा का तीसरा भाग है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबरनामा कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में, ठीक है प्यारे बच्चे। अगर हम इन तीनों पार्ट्स को डिवाइड करें, कहा जाता है कि ये जो अकबरनामा है ये 7 वर्षों में पूर्ण हुई थी। 7 इयर्स लगे थे इसको लिखने में, लगभग अप्रोक्सीमेटली 7 वर्षों में इसको पूर्ण किया गया था, ठीक है। और अगर मैं बात करती हूं कि भाई ये जो अकबरनामा है, जिसमें आपका जो प्रथम भाग है, फर्स्ट भाग है ना, इसकी जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या है? अकबर के पूर्वजों की जानकारी है। अकबर के पूर्वजों की जानकारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अकबर के पूर्वजों की जानकारी, अकबरनामा कई बार कई एग्जाम्स में आ चुकी है, ठीक है। सेकंड में, सेकंड भाग अकबर के शासन की घटनाएं हैं। अकबर के शासन की घटनाएं, ये किस में है? सेकंड पार्ट में है। और बेटा जी जो थर्ड भाग है, जिसे आप आईने अकबरी कहते हैं, तीसरे भाग में, इसमें बेटा जी अकबर के प्रशासन की जानकारी है, ठीक है, कि अकबर का प्रशासन कैसा था। गृहस्थी की जानकारी है, सेना की जानकारी है, संस्कृति उस समय पर कैसी थी अकबर के समय, इसकी जानकारी है। ये सारी चीजें कहां देखने के लिए मिलती हैं मैम? ये सारी चीजें तीसरे भाग में देखने के लिए मिलती हैं। और आपके अकबर का जो साम्राज्य है, ठीक है, साम्राज्य के बारे में जानकारी है इसमें। तो आप लिख सकते हो कि इन सब की जानकारी, इसके अलावा भी जो अकबर से जुड़ी हुई थी, तो वो सब चीजें आपको कहां मिलती हैं? इस आईने अकबरी में मिलती हैं, तीसरे भाग में मिलती हैं,
ठीक है। बाइबल में किस चीज का वर्णन मिलता है जूली? जिस तरीके से कुरान इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक है, रामायण और महाभारत हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक है, उसी तरीके से बाइबल ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक है। ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक का नाम बाइबल है बेटा। जूली आपके प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि ये आपका अबुल फजल जो है वो दूसरे इनके अकबर के नवरत्नों में शामिल हुआ करते थे। तीसरे लिखिएगा बेटा जी फैजी। और आपको पता है फैजी कौन थे? अबुल फजल के भाई, अबुल फजल के भाई, अबुल फजल के भाई, ब्रदर ऑफ अबुल फजल। बाजी कौन थे? अबुल फजल के भाई थे। ठीक है, उसके बाद में सलीम व मुराद के शिक्षक थे। सलीम व मुराद के शिक्षक, अभी आपको पता चलेगा सलीम कौन था। सलीम व मुराद के शिक्षक भी थे। शिक्षक मतलब टीचर। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? लीलावती जो भास्कराचार्य के द्वारा लिखी गई थी, भास्कराचार्य, इन्होंने इसको लिखा था और इसका इन्होंने किया था फारसी अनुवाद। इसका क्या किया गया था? फारसी अनुवाद। किसने किया था? तो भाई आप फैजी पढ़ रहे हो तो जाहिर सी बात है फैजी ने किया था। बस इनफ है। नेक्स्ट, तीसरे कौन है बच्चा? फैजी। चौथे लिखिएगा टोडरमल। टोडरमल कौन थे आपको पता है? मैम ये शेरशाह सूरी और अकबर दोनों के समय पर राजस्व मंत्री थे, रिवेन्यू मिनिस्टर थे ये अकबर के, ये आप ध्यान रखना है। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? दहशाला व्यवस्था लागू की थी। दहशाला व्यवस्था लागू, मैंने आपको बताया था दहशाला व्यवस्था को इन्होंने बनाया था और ये किसके लिए बनाया था? भूमि के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, पांचवे कौन थे? अब्दुर रहीम खाने खाना। बताइए ये किसके बेटे थे? अब्दुर रहीम खान ए खाना, ये भी अकबर के नवरत्नों में शामिल हुए बेटा। बहुत ही इंटेलिजेंट थे ये आपके अब्दुर रहीम खाने खाना। इन्होंने क्या किया था? बाबरनामा का फारसी में अनुवाद, बाबरनामा का फारसी अनुवाद। ठीक है, बाबरनामा किसने लिखी थी? खुद बाबर ने। ये बाबर की आत्मकथा थी। बहुत बढ़िया मैम, बैरम खा। फिर नेक्स्ट लिखिएगा तानसेन। कल आपने मेरे मुंह से तानसेन का नाम एक बच्चे ने पूछा था कि मैम तानसेन भी इनके दरबार में थे। जी हां, तानसेन। ठीक है, ये अकबर के दरबार से संबंधित थे। और तानसेन के बारे में आप एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि इनका जो वास्तविक नाम है वो था रामतनु पांडे, रामतनु पांडे। और बेटा जी तानसेन का जो मकबरा है वो आपको पता है कहां देखने के लिए मिलता है? ग्वालियर में। ग्वालियर, और ग्वालियर कहां पड़ता है? एमपी, मध्य प्रदेश में। तानसेन का मकबरा आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इनके गुरु कौन थे जिनसे इन्होंने संगीत सीखा था? स्वामी हरिदास जी इनके गुरु थे। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि तानसेन के गुरु कौन थे? तो स्वामी हरिदास जी। संगीत किससे सीखा था इन्होंने? संगीत किससे सीखा? क्या यही गुरु थे जिनसे संगीत सीखा? तो वो थे आपके हजरत मोहम्मद गोस। हजरत मोहम्मद गोस। संगीत सीखा हजरत मोहम्मद गोस। ठीक है, नेक्स्ट इनके बारे में एक लास्ट लाइन लिखिएगा कि अकबर से पहले ये रीवा के राजा, लिखना, अकबर से पहले
ये रीवा के राजा रामचंद्र देव के दरबारी कवि थे, के दरबारी कवि थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अकबर से पहले ये किसके दरबार में रहते थे। तो आप कहोगे कि अकबर से पहले मैम ये रीवा के राजा राजा रामचंद्र के दरबारी कवि थे। बेटा रामचंद करना है इसको, है ना, 1 मिनट, हाँ ये हटा देंगे। ठीक है, और जो लिखा है तानसेन, ये उपाधि इनको किसने दी थी? तानसेन की उपाधि, तानसेन क्या था इनका टाइटल, तो ये इन्हें किसने दी थी? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है क्योंकि इनका जो वास्तविक नाम था वो रामतनु पांडे था। तो किसने दी थी इन्हें, बताइए। तानसेन की उपाधि तो नाशी ने कहा है ग्वालियर के राजा विक्रमजीत ने। वेरी गुड, ग्वालियर के राजा विक्रमजीत ने। जो बच्चे कह रहे हैं दहशाला व्यवस्था क्या है वो कल की क्लासेस देखेंगे। बेटा जी रेगुलर क्लासेस करनी है। कुणाल आप यहां पे समाधि भी लिख सकते हो, इतनी बड़ी बात नहीं होती। ये लो अभी कर देती हूं मैं। वैसे उसको मकबरा ही कहा जाता है ना, मकबरा या समाधि। ग्वालियर एमपी। और मैं वहां गई हूं तो वहां पे इसका जो लोग कहते हैं वो कहते हैं कि ये भाई तानसेन का मकबरा है। ठीक है, समाधि कोई नहीं कहता। फिर देखिएगा 6 हो गए। 7वें लिखिएगा बेटा जी मानसिंह। 8वें लिखिएगा मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा। और 9वें फकीर अजजुद्दीन। ठीक है, 9वें लिखिएगा फकीर अजीउद्दीन। ये नवरत्न थे अकबर के और ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हो गए अकबर के आपके नवरत्न। अब बेटा यहां पे आपका ये अकबर वाला चैप्टर फिनिश होता है ना, ये फिनिश लाइन है। और फिनिश जब होगा तो क्या करना है हमको, एक प्यारी सी स्माइली। ठीक है, और अब हम क्या पढ़ेंगे, जहांगीर। 1605 से 1627। 1605 से 1627। ठीक है, सोलह सौ पांच से 1627। क्लियर, जहांगीर का समय है। बेटा जी इसका जन्म 30 अगस्त और 1569 में हुआ था। 1569 में, यह आपको ध्यान रखना है। स्थान, जन्म स्थान, प्लेस ऑफ बर्थ फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में। शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में,
शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में। और क्योंकि शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था, इसलिए जहांगीर को क्या कहा जाता है? सलीम। जहांगीर को क्या कहा जाता है? सलीम भी जहांगीर को कहा जाता है। ठीक है, आप लिख सकते हो। बचपन का नाम, चाइल्डहुड नेम मैम सलीम था, सलीम। और लिखना अकबर इसे शेखू बाबा कहता था, शेखू बाबा कहता था। किसको? सलीम को। बहुत प्यार करता था, शेखू बाबा कहता था अकबर इसको। ठीक है, शेखू बाबा। एक मिनट, छोटे ऊ की मात्रा लगाना बेटा, सॉरी। शेखू बाबा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसको अकबर क्या द्वारा क्या कहा जाता था, तो मैम शेखू बाबा। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई पिता कौन है, तो जाहिर सी बात है इतना तो हमें पता ही चल गया होगा कि अकबर। लेकिन अब बात आती है कि मैम माता, माता को लेकर बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो जैसे आपको मैंने बताया था कि इसकी जो माता होंगी वो कौन होंगी? जोधा बाई। ठीक है, जिन्हें आप जोधा बाई के नाम से जानते हो, जिन्हें आप जो हरखा भाई के नाम से जानते हो। वैसे तो इनका जो फेमस नाम वो जोधा बाई के नाम से लोग लिखते हैं, लेकिन हरखा बाई इनका कहा जाता है कि रियल नेम था। और इन्हें शादी के बाद अकबर ने क्या कहा था? मरियम उजमानी। ये मैंने आपको कल भी बताया था, मरियम उजमानी। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में शिक्षक कौन था? तो एक तो इसका शिक्षक था आपका अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खान एक खाना। ठीक है, खाने खाना क्या है बेटा जी? एक टाइटल है, एक उपाधि है। ठीक है, और प्यारे बच्चे अब्दुल नवी, अब्दुल नवी, ये दोनों इसके टीचर्स रहे हैं, शिक्षक रहे हैं। ठीक है, अब ये तो आपने जाना कि भाई जो जहांगीर है वो किसका बेटा है, जहांगीर के पिता कौन है, जहांगीर की माता कौन है। और अगर मैं आपसे यहां पे बात करूं कि अब हम जानेंगे कि जहांगीर के पुत्र कौन कौन थे। ठीक है, अगर हम यहां पे देखेंगे तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि जिस शासक के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं उस शासक का बैकग्राउंड। जहांगीर के पुत्र, ये कितने पुत्र थे, ये क्वेश्चन बनता है। तो जहांगीर के पुत्रों में अगर हम बात करें तो एक था पहला पुत्र खुसरो। और बेटा जी खुसरो की जो माता थी उसका नाम था मानबाई। अब मुझे ये बताओ मानबाई कौन है? जो बच्चा मुझे ये बता देगा वो आपको मैं यहां पे मानबाई, मानबाई कौन थी पहले बस इतना बता दो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मानबाई जो है सबसे पहले तो मैं लिख देती हूं, मानबाई के पिता का नाम था भगवान दास जी की बेटी, भगवान दास जी की बेटी थी ये। अब भगवान दास कौन थे? जोधाबाई के भाई थे। मान सिंह की बहन थी ये, यानी जोधाबाई की भतीजी। और इनकी शादी किससे हुई थी? जहांगीर से। और जहांगीर से कौन सा पुत्र? बहन नहीं थी जोधाबाई की, भतीजी थी। तो मानबाई से जो पुत्र पैदा हुआ था उसका नाम था खुसरो। ठीक है, और ये कौन थी मानबाई? जहांगीर की पहली पत्नी थी, जहांगीर की पहली पत्नी। ठीक है, और ये भी लिख लेना कि ये भगवान दास की बेटी थी और मान सिंह की बहन थी, मान सिंह की बहन। तो मान सिंह कौन था भाई जोधाबाई के? तो भाई आप कहोगे कि मैम भतीजे, तो ये कौन हुई? भतीजी। और ये किसकी पहली पत्नी थी? जहांगीर की पहली पत्नी थी। ठीक है, इसने क्या किया था? अफीम खाकर आत्महत्या,
अफीम खाकर आत्महत्या की थी, सुसाइड किया था, ठीक है, आत्महत्या। और इनकी जो उपाधि थी वो थी शाह बेगम की। इसका टाइटल क्या था? शाह बेगम। ये जहांगीर के नशा करने की आदत से बहुत परेशान थी मान बाई। अफीम खाकर इसने क्या किया था? आत्महत्या। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट खुर्रम, जिसको आप जानते हो शाहजहां के नाम से, जो कि आपका मुगल वंश का अगला शासक होगा शाहजहां। माता जगत गोसाई, माता जगत गोसाई, जिन्हें आप जोधाबाई के नाम से भी जानोगे। मैम माता भी जोधाबाई, पत्नी भी जोधाबाई, ऐसे कैसे? ऐसे कैसे हो गया? तो बेटा जी ये आपके जो जोधाबाई थी जगत गोसाई, ये मारवाड़ के शासक, मारवाड़ के शासक उदय सिंह की पुत्री थी। राणा उदय सिंह की पुत्री। अब आप मुझे इसी बात पे बताओ कि जोधाबाई कहां के शासक की पुत्री थी? राणा मत लगाना, राणा मैंने गलत लगा दिया, सॉरी। शासक उदय सिंह की पुत्री। मुझे यह बताओ जोधाबाई कहां के शासक की पुत्री थी? बताइए फटाफट, अभी आपको अंतर पता चल जाएगा। और जगत गोसाई का जो टाइटल था, उपाधि थी, वो थी मलिका ए जहां। उपाधि लिखना, क्वेश्चन का आंसर का वेट कर रही हूं मैं। मलिका ए जहां, मलिका ए जहां, ठीक है। कितने पुत्रों की जानकारी मिली? 2। बच्चे कह रहे हैं आमेर, जिन्होंने कहा है आमेर उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। आमेर के शासक की बेटी थी, जिनका नाम बिहारी मल या राजा भारमल के नाम से आप जिनको जानते हैं। दोनों अलग अलग थी, बिल्कुल यही तो बताना चाह रही हूं कि जो मां है, मां वो आपके आमेर से हैं, और जो पत्नी है वो कहां से है? मारवाड़ से हैं। भाई दो लोगों का एक नाम हो सकता है, ऐसा आप जानते भी हैं। वैसा तो है नहीं कि काजल किसी एक ही लड़की का नाम है, या प्रीति या प्रिया किसी एक ही लड़की का नाम है, नहीं। बहुत सारी प्रीति, प्रिया, पारुल, सत्यम, मयंक, बहुत सारे ये नाम मिल जाएंगे, है ना। तो आप ध्यान रखेंगे कि आमेर की थी वो, और ये कहां की हैं? मारवाड़ के शासक उदय सिंह जी की पुत्री हैं। तो आप ध्यान रखेंगे दोनों अलग अलग थी। उसके बाद में तीसरा लिखिएगा परवेज। इसकी माता का नाम साहिबा ए जमल, माता साहिबा ए जमल, साहिबा ए जमल। और चौथा लिखिएगा शहरयार, शहरयार। बेटा इसकी माता का नाम नहीं है, क्योंकि ये कहा जाता है कि ये जहांगीर की ऑफिशियल वाइफ नहीं थी, बल्कि शहरयार एक प्रोस्टिट्यूट का बेटा था, जिसे हम हिंदी में कहते हैं रखेल का पुत्र, रखेल का पुत्र। एक ऐसा रिलेशन, जो रिलेशन तो होता है लेकिन सोशली वो आपका मतलब हम कह सकते हैं कि ऑफिशियल नहीं होता, अच्छा रिलेशन नहीं माना जाता। तो उससे ये पुत्र पैदा हुआ था शहरयार। ठीक है, अब बात करते हैं कि जहांगीर का राज्याभिषेक, यानी कोरोनेशन ऑफ जहांगीर। तो अकबर की मृत्यु कब हुई है? 1605 में। तो राज्याभिषेक भी 1605, 3 नवंबर 1605, आगरा के किले में, आगरा के किले में राज्याभिषेक हुआ था जहांगीर का। ठीक है सुमित बेटा, अभी चेक कर लेती हूं मैं। ठीक है, उसके बाद में अब यहां पे क्या हुआ, जैसे ही ये शासक बना तो 1606 में, 1606 में खुसरो का विद्रोह हो गया। अब मुझे बताओ खुसरो कौन है?
तो आप कहोगे कि मैम खुसरो इसका सबसे बड़ा बेटा है जिसकी माता का नाम मानबाई था और इसने अपने पिता के खिलाफ ही विद्रोह किया। क्यों किया? क्योंकि वो भी शासक बनना चाहता है, क्योंकि मैम वो भी शासक बनना चाहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आप जो जहांगीर है, जहांगीर के खिलाफ सबसे पहले विद्रोह करने वाला व्यक्ति कौन था? उसका खुद का पुत्र जिसका नाम है खुसरो। मैंने अभी आपको लिखवाया है, अगर आप ध्यान से क्लास को देख रहे होंगे तो देखिए लिखा हुआ है यहां पर कि सबसे बड़ा बेटा है खुसरो और पहली बीवी मानबाई से यह पुत्र पैदा हुआ था। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। तो आप कहोगे कि जहांगीर के खिलाफ सबसे पहला विद्रोह किसने किया? तो आप कहोगे मैम उसी के बड़े बेटे खुसरो ने सबसे पहले अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया। और जब खुसरो ने विद्रोह किया तो इसका समर्थक कौन कौन था? तो एक तो इसके समर्थक बने थे इसके मामा मानसिंह। ठीक है, क्योंकि मानसिंह जहांगीर को अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार मानते थे। एक था बेटा जी इसका ससुर अजीज कोका। अजीज कोका, आगरा का दीवान हसन बेग, आगरा का दीवान हसन बेग, क्योंकि किसी भी राजा के खिलाफ अकेले विद्रोह करना जो है बहुत बड़ी बात है। तो और अब लाहौर का दीवान, लाहौर का दीवान अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम, इन सब ने किसको सपोर्ट किया? खुसरो को सपोर्ट किया। किसके खिलाफ? जहांगीर के खिलाफ, जब इसने विद्रोह किया। और बेटा जब इसने विद्रोह किया तो भाई जहांगीर इसके खिलाफ एक्शन लेगा। तो इसने क्या किया कि जब खुसरो ने विद्रोह किया तो जो बेटा खुसरो था, खुसरो जो है, खुसरो आगरा से लाहौर भाग गया, लाहौर भाग गया। ठीक है, किसके बाद? विद्रोह करने के बाद। कहां पर इसकी लोकेशन है? मैम लाहौर में, लाहौर भाग गए ये विद्रोह करने के बाद में। ठीक है, और प्यारे बच्चे जब ये लाहौर भागा तो आपको मैं बता दूं कि लाहौर में उस समय एक सिख गुरु हुआ करते थे जिनका नाम था गुरु अर्जुन देव जी, जो सिखों के 5वें गुरु थे। उन्होंने खुसरो को हेल्प की थी और इसीलिए जहांगीर ने उन्हें क्या कर दिया? मृत्यु दंड दे दिया था। केवल किस लिए? क्योंकि उन्होंने खुसरो की सहायता की थी। तो अब ये लाहौर में है, तो लाहौर में जब ये पहुंच गया तो यहां पे सिखों के 5वें गुरु, सिखों के 5वें गुरु कौन है यहां पे लाहौर में? आप कहोगे अर्जुन देव जी। अर्जुन देव जी, इन्होंने क्या की थी? खुसरो की सहायता, खुसरो की सहायता। और यह बात जहांगीर को बर्दाश्त नहीं हुई कि भाई मेरे खिलाफ है वो और आप उसको हेल्प कर रहे हो, आप उसकी सहायता कर रहे हो। ठीक है, तो हेल्प करी और इसी वजह से क्या हुआ मैम? हम कह सकते हैं कि इन्हें सहायता की और इसलिए जहांगीर ने क्या किया? इसीलिए जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की, गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी, इन्हें मृत्यु दंड दे दिया, बस इसी वजह से कि उसके पुत्र की सहायता की थी। ठीक है, अब इसका मतलब यह है कि मैम जहांगीर जो है वो पीछा कर रहा है खुसरो का। बिल्कुल भाई, विद्रोह किया है और जहां उसने जो विद्रोह करके वो भागा है तो वो पीछे पीछे चल दिया है जहांगीर। और कहा जाता है कि जब जहांगीर और खुसरो का आमना सामना हुआ, लिखिएगा खुसरो व जहांगीर के बीच खुसरो व जहांगीर के बीच जालंधर के निकट, जालंधर के निकट भेरावल नामक स्थान पर, जालंधर के निकट भेरावल नामक स्थान पर
स्थान पर युद्ध हुआ। ठीक है, युद्ध हुआ तो एक मिनट, युद्ध किस किस के बीच हुआ होगा मैम? जहांगीर वर्सेस खुसरो, जहांगीर वर्सेस खुसरो, जिसमें बेटा जी खुसरो की हार हुई थी और जहांगीर की जीत हो गई थी। और जैसे ही खुसरो की हार हुई तो क्या किया गया, इसको जहांगीर ने अंधा करवा दिया था। ठीक है, इसको जहांगीर ने महावत खां द्वारा अंधा करवा दिया। ठीक है, इतनी बड़ी सजा दी थी। तो यहां पे गद्दी के लिए कुछ भी हो सकता था। ठीक है, अंधा करवा दिया। और फिर क्या हुआ, यहां पे लिखने के लिए जगह नहीं है, उस तरफ मैं लिख देती हूं, आप नीचे लिख देना। एक मिनट देखते हैं, नहीं कट हो रही है स्लाइड। 1622 में इसकी हत्या कौन करवा देगा? खुर्रम। ठीक है, खुर्रम लिखिएगा। 1622 में खुसरो की हत्या बुरहानपुर में खुर्रम कौन है बताओ? खुर्रम ने करवा दी, खुर्रम ने करवा दी। तो मैम खुर्रम इसका भाई है शाहजहां, तो शाहजहां ने इसको मरवा दिया। सोनाली कह रही है कोई अपने बेटे के साथ ऐसा कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। पहले के समय पे ऐसा हुआ है, बाप ने बेटे को, बेटे ने बाप को मरवाया है गद्दी के लिए, शासन के लिए, सत्ता के लिए। सोनाली ऐसा हुआ है, तभी आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, लिखिए फटाफट यहां तक। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि कल जैसे एक बच्चा बोल रहे हैं सुमित, मैंने आपको ये बताइए महाराणा प्रताप की मृत्यु की डेट क्या लिखवाई है? बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ। महाराणा प्रताप जी की मृत्यु बताना, मैंने आपको क्या डेट लिखवाई है? अभी पता चल जाएगा सही है या गलत। अच्छा, 1579 उल्टा कर दिया है बेटा, इसको ठीक कर लेना। 1597, आई एम रियली वेरी सॉरी, इसको ठीक कर दीजिएगा, मैंने उल्टा लिखवा दिया है, फिर इसका मतलब गलती से इसको ठीक करना। 1597 करेक्ट डेट है, 1579 नहीं, इसको गलत कर देना, इसको ठीक करना। और ठीक करके एक बार थम्स अप करो फटाफट, बताइए जल्दी से, ठीक करिए इसको। गलती से लिख दिया होगा मैंने, उल्टा कर दिया होगा। ठीक है, अब हम कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे? कल की क्लास में आप एक, यहां पे जहांगीर का टॉपिक चल रहा है, तो हम क्या पढ़ेंगे? मेहरुनिसा। मैम ये मेहरुनिसा कौन थी? अभी मैं लिखूंगी कि मेहरुनिसा ही कौन थी? नूरजहां। पागल हो जाएगा जहांगीर इसके पीछे, है ना। कहते हैं कि लोग प्यार में अपनी रियासतें लुटा देते हैं, सच में ही ऐसा कर देगा। थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्स एवरीवन। ठीक है, तो मेहरुनिसा, नूरजहां, थैंक यू सुमित, थैंक यू सो मच।
आगे देखिए, मेहरुन्निसा यानी कि जो नूर जहां है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसके जो पिता है, पिता का नाम है गियास बेग। पिता का नाम क्या है? गियास बेग। इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। और इसकी माता का नाम है अस्मत बेग। अस्मत बेग, ठीक है। इसके पिता का नाम क्या है? अस्मत बेग। अब देखो, मेहरुन्निसा के बारे में इससे ज्यादा जानकारी मैं आपको कल की क्लास में दूंगी। इसके बारे में कहानी सुनो। कहा जाता है कि मेहरुन्निसा जो है, मेहरुन्निसा कहा जाता है बहुत सुंदर थी। अच्छा, विपिन कह रहे हैं आपने बोला तो सही था मैम, लेकिन गलत लिख दिया था गलती से। कोई बात नहीं विपिन, फिर भी मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मुझसे गलती हुई है। थैंक यू सो मच सुमित एंड विपिन। सुनिए, तो ये जो मेहरुन्निसा है, कहा जाता है कि इसका एक पति था, ठीक है। पति की मृत्यु हो चुकी थी। अब पति की मृत्यु हुई तो कहा जाता है कि ये जहांगीर के यहीं पर काम करने पहुंच गई। और जब ये जहांगीर के यहां काम करने पहुंची तो कहा जाता है कि कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वहां इसकी मुलाकात हुई, और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, पहले के समय पे मीना बाजार लगते थे, वहां पे मेहरुन्निसा से जहांगीर की मुलाकात हुई। अब कहने का मतलब यह है कि मुलाकात जहां भी हुई, जहांगीर इसको देखकर कहा जाता है कि पूरी तरीके से इस पे फिदा हो गया। और फिदा नहीं हुआ, इतना फिदा हुआ कि इसके जितने रिश्तेदार थे सबको इसने उपाधियां दे डाली। अब यहां पे रिश्ता आप देखोगे, अटपटे रिश्ते चलेंगे। इसके पहले पति से इसकी पुत्री होगी, उसकी शादी ये किससे करा देगी? जहांगीर के बेटे से। मतलब खुद सेट हो जाएगी पिताजी के साथ और बेटी को सेट कर देगी बेटे के साथ। तो आपको लगेगा कि ये क्या रिश्ते चल रहे हैं, है ना। तो इसके बारे में जानकारी मैं आपको दूंगी कल की क्लास में। अभी फिलहाल आप याद रखेंगे माता और पिता। इसके बाद हम आगे की जानकारी लेंगे कल की क्लास में कि भाई मेहरुन्निसा का पति कौन था, ठीक है। उसके बाद में उसकी जो मृत्यु हुई तो उसके बाद जो बेटी हुई जिससे आपके जहांगीर के बेटे की शादी हुई, वो बेटा कौन सा था। साथ साथ हम देखेंगे कि इसकी बेटी का नाम क्या था, ठीक है। और इसका एक भाई है, भाई की बेटी को भी सेट करा देगी खुर्रम, यानी जहांगीर के साथ, सॉरी शाहजहां के साथ में। तो मतलब पूरी फैमिली को सेट कर देगी ये। तो आज हम इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में हम थोड़ा सा और देखेंगे कि कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि मेहरुन्निसा के पति को जहांगीर ने ही मरवाया था, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा खुश रहो।